हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौतम जैन है और आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो सबसे पहला है कि मैंने एक यहाँ पे आपको टेबल बना के दे रखी है जिसको मतलब जो हम टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे उनको मैंने लिख दिया ऊपर कि आपका जो सब्सटेंस पहले को पढ़ेंगे हम। सब्सटेंस जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस जो होता है वो दो तरह का रहता है हमारा। एक होता है हमारा एलिमेंट्स, एक होता है हमारा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारे तीन टाइप्स के रहते हैं। एक है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। वहीं पे इम्प्योर जो सब्सटेंस है आपके जिनको मिक्सचर्स भी कहा जाता है वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कैटेगराइज्ड होते हैं। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर हैं उसको मैंने दो उसमें लिख रखा है, एक है सस्पेंशन और एक होता है कॉलॉइड। एक्चुअली सस्पेंशन और कॉलॉइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। तो बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमारे? कोई भी सब्सटेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स से बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें हम तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाया और जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए आपके हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं तो सारे के सारे जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? हमारे हाइड्रोजन के होंगे। तो जो भी आपका एटम मतलब जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ होगा? एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ होगा। तो हमारे पार्टिकल्स जैसे हमने पढ़ा था जो है प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो फर्दर दो उसमें क्लासिफाइड थे। एक था हमारे एलिमेंट्स और दूसरा था कंपाउंड्स। तो पहले एलिमेंट्स देखते हैं हमारा क्या होता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है वो जनरली आपका दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूट सकता है। आप चाहे केमिकली कैसे भी तोड़ लो उसको वो नहीं टूटेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बोरोन हो गया। और आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक सोडियम का दे रखा है। तो ये जो होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखेंगे। कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो एलिमेंट्स, या सॉरी वो एलिमेंट्स नहीं, वो आपके मटेरियल्स जिनको एक से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जा सकता है उसको हम जनरली कंपाउंड कहते हैं। ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके तीन उसमें क्लासिफाइड थे। एक था मेटल, एक था नॉन मेटल और एक था हमारा मेटलॉइड। तो मेटल देखते क्या होता है वो? एक मेटल वो एलिमेंट होता है जो कि जनरली मैलिएबल रहता है, डक्टाइल रहता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। देखो ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है हमारी जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ी हुई होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेटल को यही क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि हमारा जो एग्जांपल है इसका, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स होते हैं हमारे। और वहीं पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, वो मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहले तो मैलिएबल रहते हैं। मैलिएबल का मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। डक्टाइल देखते हैं क्या होता है। और एक होते हैं आपके कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का मतलब आपको पता ही है कि ये अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। लचर्स का मतलब क्या होता है आपका? शाइनी सरफेस। हार्ड मतलब जो है इनका जो सरफेस रहता है वो हार्ड रहता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है इनका। और ये सोनोरस होते हैं। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स ऐसे हुए जो कि आपको कंफ्यूजन होंगी। एक है मेलिएबल, एक डक्टाइल, एक सोनोरस। सोनोरस से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा सोनोरस? होता है आपका कि जब हम
हमारे मेटल्स के सरफेस को रिंग करते हैं, सॉरी पीटते हैं या फिर स्ट्रक करते हैं किसी भी चीज से, तो ये जनरली आपकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा जो मेटल, जो बेल्स होती है हमारे टेम्पल के अंदर, वो भी मेटल्स की बनी हुई होती है। तो जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, मतलब मारते हैं उसको या पीटते हैं उसको, तो वो आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है। और वो भी कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं मेलिएबल की। देखो मेलिएबल का मतलब क्या होता है। मेलिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप हैमरिंग करके, मतलब आप उसको मार पीट कर अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको किस में चेंज कर दे आप, किसी भी थिन शीट्स में चेंज कर दे। किस में चेंज कर दे, थिन शीट्स के अंदर चेंज कर दें। वहीं पे बात करते हैं डक्टाइल की। तो मतलब डक्टिलिटी क्या होता है जनरली, जिसमें हम अपने जो मेटल होता है उसको चेंज कर देते हैं थिन वायर्स में। तो मतलब आपको पता है जो वायर्स आती हैं वो आपकी वायर्स में चेंज हो सकती है। जैसे कॉपर की वायर्स आती है आपकी, एल्यूमिनियम की वायर आती है, सिल्वर की वायर आती है आपकी। ठीक है ना। तो आपके जो मेटल्स होते हैं उनको थिन वायर्स में चेंज किया जा सकता है, इसलिए उनको डक्टाइल होते हैं वो। और जो कि उनको शीट्स में ड्रॉन किया जा सकता है, इसलिए वो आपके मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे। नॉन मेटल्स होते हैं आपके वो एलिमेंट्स जो ही ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर, लेकिन हमें वो नहीं कंप्लीट करने, वो नहीं पढ़ने हैं। हमें जो है वो क्या करना है कि जैसे कार्बन, सल्फर और हाइड्रोजन हो गया, ये एलिमेंट्स आपके कभी भी आपके क्या नहीं करते, ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जनरली ये मेटल के उल्टे रहते हैं आपके, कि एक तो ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ना ही इनको शीट्स में चेंज किया जा सकता है, ना ही वायर्स में ड्रॉन किया जा सकता है। ये आपके बैड कंडक्टर होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये आपके नॉन लस्ट्रस, मतलब इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता है। वहीं पे बात करते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे मेटल हार्ड थे, यहाँ पे आपके जो नॉन मेटल्स है वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका लो रहता है। और ये आपके सोनोरस भी नहीं होते हैं। तो ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी, जो कि आपके नॉन मेटल्स की रही है। नेक्स्ट है कि देखो कुछ एक्सेप्शन मैंने लिख दिया है, कुछ एक्सेप्शन होती हैं जो कि आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों में पाए जाते हैं। तो वहीं पे बात करते हैं मेटेलॉइड्स की। मेटेलॉइड थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं हमारे। मेटेलॉइड जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इसके अंदर आपके कुछ तो प्रॉपर्टी मेटल्स की रहती है और कुछ रहती है नॉन मेटल्स की। मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसकी शो करते हैं। इनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, और ये है आपका जर्मेनियम। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स जो हमने क्लासिफाई करे थे तीन उसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम आगे चलेंगे कंपाउंड्स की तरफ, जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया पहले भी दे दिया था वीडियो के शुरुआत में, कि कंपाउंड्स क्या होता है हमारा। कि कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन किया जा सकता है, वो भी केमिकली, उसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, कि एक कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है, जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं एक प्रोपोर्शन के अंदर बाय मास। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो किसकी है, कि जो हमने ये डेफिनेशन लिखी है उसका मीनिंग क्या है। कि देखो कंपाउंड्स के अंदर जैसे मैंने माना CO2, तो CO2 एक क्या है हमारा, कंपाउंड है। तो CO2 जो एक कंपाउंड है हमारा, तो इसमें हमारे दो एलिमेंट्स है, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब भी हमारा कार्बन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेंगे, तो वो आपके केमिकली कंबाइन होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकली कंबाइन होंगे, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास। अब बाय मास का मतलब क्या है,
जनरली हमारा जो कार्बन का मास होता है वो होता है 12। ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16। तो 16, यहाँ पे दो एटम है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32। तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे, इसको 4 के टेबल से हमने क्रॉस कर दिया इसको, तो 4 से हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा 3:8। इसका मतलब है कि हमारा हमेशा जो हमारा 3 ग्राम कार्बन अगर हम लेते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो आपका एक हमारा क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा किसका, या एक कंपाउंड बनाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता है इनको। वहीं पे नेक्स्ट है हमारा कि देखो इसमें क्योंकि कंपाउंड्स हमारे किसके होते हैं, आपके प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट होते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर एक ही टाइप के क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हर एक पार्टिकल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही होगा, और किसी भी तरह का कोई उसके अंदर पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये है अमोनिया। NH3 अमोनिया होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस को पहली बात तो मिक्सचर्स कहा जाता है। देखो हमारे ना जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में क्या फर्क होता है। क्योंकि देखो यहाँ भी हमने एक चीज लिख रखी है कि मिक्सचर जो होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर दो या दो से एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। यहाँ पर जो है कंपाउंड्स में क्या होता है, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन को और ऑक्सीजन को मिला रहा हूँ तो वो केमिकली कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस में अगर मैं किसी दो सॉल्यूशन, दो चीजों को मिलाता हूँ, दो सब्सटेंसेस को मिलाता हूँ, तो वो केमिकली कंबाइन होने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ मिक्स होकर रह जाते हैं हमारे। जैसे मीनिंग क्या है इसका, तो मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर कि आपका एक हो गया सॉल्ट, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर का मतलब होता है हमारा, या फिर मैंने सॉल्टी वाटर जो है यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये आएगा आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्टी वाटर नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर जैसे वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया है। तो नमक जब हम डाल देते हैं तो नमक जो होता है वो आपका उन पार्टिकल्स के बीच में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कुछ नया तो नहीं फॉर्म होता ना उसके अंदर, कि कोई भी चीज केमिकली कंबाइन तो नहीं हुई ना। बस उसके अंदर क्या हुआ कि जो पानी के अंदर नमक जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, शुगर होता है, और ऐसे ही हमारी मिल्क होती है। अब बच्चे पूछेंगे कि मिल्क क्या होता है, अब मिल्क कैसे होता है, एक सॉल्यूशन वो होता है हमारा मिक्सचर। तो मिल्क जो होता है जनरली वाटर के अंदर क्रीम डाली जाती है तो आपका मिल्क तैयार होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर हैज टू काइंड्स। मिक्सचर के दो काइंड्स थे हमारे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो कि आपके कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं एक दूसरे के अंदर, और उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं वो। मतलब वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल सॉल्ट का है, कौन सा पार्टिकल वाटर का है, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो। ठीक है ना, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जनरली आपके जो होमोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत स्मॉल रहते हैं, जिसके कारण हम उनको नहीं देख पाते हैं। वहीं पे बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, जिसके अंदर आपका जो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या था आपका, कि वो जो पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते थे। इसमें ये कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण से ये हमें अपने नेक्ड आई से बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिख जाते हैं इसके पार्टिकल्स। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं पे बात करते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर में, तो होमोजीनियस मिक्सचर की हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। मतलब थ्रू आउट द सिस्टम
मतलब अगर हमने आपका वाटर लिया है तो वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया एग्जांपल के तौर पे, तो आपका ऊपर भी उतना ही सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होगा जितना वो नीचे हो रखा होगा। लेकिन वहीं पे बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो अगर आपको पता हो कि जब मड अगर आप वाटर के अंदर डाल दो तो वो इरेगुलरली आपका क्या होती है, डिसॉल्व होती है। आपकी ऊपर की तरफ तो बहुत कम मड होती है, और लेकिन नीचे की तरफ जो मड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो मड होता है वो सेटल डाउन हो जाती है आपकी। तो वहां पर आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा कि पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर आपके नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, ये हमने पहले पॉइंट में भी एक बार देखा था। और यहाँ पर जो है आपका पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूं मैं आपको कि समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे रख दिए मैंने दोनों के। तो पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किसका लिया है, शुगर सॉल्यूशन का और सॉल्ट सॉल्यूशन का होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। वहीं पे हेट्रोजेनियस में हमने क्या लिया है, हमने एक मडी वाटर लिया है और एक मिल्क का एग्जाम्पल लिया है। अब बात करते हैं अलॉयज की। देखो अलॉयज जो होते हैं वो भी हमारे मिक्सचर होते हैं। ये अलॉयज जो है ये आपके गाड़ी के टायर वाले अलॉय नहीं है। अलॉयज जो होता है जनरली क्या होता है, जनरली आपके मेटल्स को स्ट्रॉन्ग या वीक या फिर उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी कारण से हम दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं या दो एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं जिससे आपका अलॉय तैयार होता है। तो अलॉय जो होता है वो भी एक मिक्सचर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर भी आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो इसमें सबसे मैंने एक ही एग्जांपल दिया आपको, ब्रास। वैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, जैसे ब्रॉन्ज हो गया और हमारा सोल्डर हो जाता है, और भी चीजें, स्टील, स्टेनलेस स्टील हो जाती है, वगैरह वगैरह और भी चीजें होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यही मैंने आपको अलॉय के अंदर दे रखा है। हमें ज्यादा जो है अलॉय के बारे में बुक के अंदर नहीं दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ भी मैंने थोड़ा सा ही दे रखा है। इसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और ये जनरली दो या दो से ज्यादा जब कंपोनेंट मिक्स किए जाते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर जब तैयार करते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट रहते हैं, एक तो होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं। जैसे वाटर और सॉल्ट लिया था हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, तो वहां पे हमने वाटर और सॉल्ट लिया था। तो वाटर जो हुआ वो हमारा सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि वो सॉल्ट के वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला हुआ है। और सॉल्ट जो है वो हमारा क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि इसको डाला गया है। और इसको इस तरह से भी बच्चे समझते हैं कुछ, कि जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में चाहिए होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो इस क्वांटिटी के बेसिस पर भी लोग जो बच्चे होते हैं वो कुछ समझते हैं इस चीज को। और यहाँ पे है एग्जाम्पल क्या है इसका, कि सॉल्ट सॉल्यूशन एग्जाम्पल है इसका, शुगर सॉल्यूशन एग्जाम्पल है, विनेगर हो गया हमारा, मेटल हो गए हमारे, अलॉयज हो गए। देखो यहाँ पे अलॉयज आ गया है ना, तो सॉल्यूशन मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो आपके दो या दो से ज्यादा मेटल्स के। तो यहाँ पे बात करते हैं वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि ये अधिकतर चीजों को आपके जो है वो डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट है एक्वा सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है हमारा, ये कुछ सॉल्यूशंस के नेम हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है। जैसे एक्वा सॉल्यूशन जो होता है हमारा, इसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर रहता है। वहीं पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है। देखो हमारे दो तरह के सॉल्यूशन डिवाइड किए गए, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर अब कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता है। जैसे हमने शुरुआत में मान लो आपका 1 ग्लास आपका एक वाटर का ले लिया, उसके अंदर हमने 1 चम्मच आपका नमक का पाया, सॉल्ट पाया हमने, और डिजोल्व हो गया। उसके बाद दूसरा चम्मच पाया वो भी डिजोल्व हो गया, तीसरा चम्मच पाया वो भी डिजोल्व हो गया। लेकिन जब आपने चौथा चम्मच पाया उसके अंदर, तो वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाया। और अब अगर आप पांचवा पाते हो तो वो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं होगा।
तो इस तरह के सॉल्यूशन को, जिसके अंदर अब आप कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसके अंदर आप अभी भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ आ गया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हमारा एक बार बन गया एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, तो अगर हम उसको हीट अप कर दे, उसको हीट प्रोवाइड करें, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज कर दे, तो जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो दोबारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर राइज करने से आपका जो सॉल्यूट आप और भी एड ऑन कर सकते हो। तो आप हीट जब उस किसी भी सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हो, तो वो आपका किस में चेंज हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो पहली बात तो होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। मैंने आपको डायमीटर दे रखा है, 1 नैनोमीटर के अक्रॉस रहता है। नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ रहता है जनरली आपका मीटर में, ये रहता है -9 मीटर। तो इसके बाद है हमारा जो पार्टिकल होता है इसके अंदर, वो आपका माइक्रोस्कोप के अंदर भी जाकर नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद है कि आपका जो पार्टिकल होता है वो फिल्टर पेपर से, जो हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं आपके फिल्ट्रेशन के लिए, उस फिल्टर पेपर में से जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो पार हो जाते हैं, मतलब इसको आपका वो क्या कर लेते हैं, पास कर देते हैं उसको, उसमें से वो पास हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो आपका स्कैटरिंग नहीं करता। आपको, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को कि स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है जब एक लाइट आपके किसी पार्टिकल से टकराती है और वो फैल जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपकी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं होती है। अब क्योंकि इसके अंदर स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए इसके अंदर टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारा, कि टिंडल इफेक्ट के अंदर आपका जो लाइट होती है, वैसे तो देखो लाइट आपकी ट्रेवल करती है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन आपको जब देखा होगा, कभी आपने घर में भी देखा हो कि पतली सी खिड़की की एक किसी कोने में से या फिर कहीं से भी एक लाइट की सिंगल रे आपके पास हो रही होती है और आप उसकी क्लियर पाथ विजिबल हो जाता है कि वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जनरली आपको अ, जो ट्रीज वगैरह के आसपास जब होते हो, सन से मतलब जो मतलब फॉरेस्ट वगैरह में हो, वहां पे देखने को मिलता है। घर में आपको मैंने बता दिया है कि आपको जो विंडोज वगैरह होती है उसमें दिखने को मिल जाता है। तो लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपका ये चीज नहीं देखने को मिलती है। वहीं पे बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, कि एक सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखो हमने होमोजीनियस मिक्सचर तक कवर कर लिया है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, सस्पेंशन, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर था। तो सस्पेंशन जो होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं और आपके इवनली स्प्रेड आउट होते हैं। इवनली नहीं, सॉरी, अनइवनली स्प्रेड आउट होते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, चौक वाटर होता है आपका, एक हो गया आपका मडी वाटर, जिसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आपको पता है विजिबल होते हैं और वो अनइवनली क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। देखो यहाँ पे सस्पेंशन की मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। सस्पेंशन में क्या होता है, आपका जो पार्टिकल्स होता है वो कुछ लार्ज रहता है, जिसके अंदर आपका जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 100 नैनोमीटर का। और इसको हम आसानी से अपने नेक्ड आई से ही देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण
आपके सस्पेंशंस को सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के मेथड से। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल रहने के कारण क्या होता है इनका, कि अगर आप इनको स्टिल छोड़ दो, मतलब आप उस फ्लूइड को या लिक्विड को आप स्टिल छोड़ दो, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसी कारण से आपकी फिल्ट्रेशन भी आसान हो जाती है। फिर है हमारा कि ये आपकी स्कैटरिंग लाइट करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलॉइड्स। मेरे ख्याल से आपको सस्पेंशन समझ आ गया होगा, और सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझ कर पढ़ें। और इसके बाद है हमारा कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, ये भी आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन इसमें और सस्पेंशन में थोड़ा सा फर्क रहता है आपका, कि इसके अंदर जो होता है आपके जो पार्टिकल साइज रहता है वो एज कंपेयर टू सस्पेंशन तो छोटा रहता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा रहता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन जो था, मतलब सॉल्यूशंस जो थे आपके, उनसे तो बड़ा रहता है इसका पार्टिकल साइज, लेकिन सस्पेंशन से छोटा रहता है। तो मतलब ये बीच में रहते हैं, इनका जो पार्टिकल साइज होता है, इनका जो डायमीटर रहता है वो बहुत मतलब पार्ट सस्पेंशन से छोटा रहता है। तो इसमें एग्जांपल आपको सोप सॉल्यूशन दे रखा है, और मिल्क दे रखा है, इंक दे रखी है। ठीक है। और इसमें इंक में किस तरह से होता है, वाटर के अंदर डाई मिलाई जाती है तो इंक बनती है हमारी। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉलॉइड्स की क्या है। ये आपके होमोजेनियस मिक्सचर जैसे दिखते तो हैं, कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है वो है, लेकिन क्योंकि इसके पार्टिकल्स को हम अपने नेक्ड आई से देख पाते हैं, तो इसी कारण से ये आपके क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहते हैं हमारे। देखो अब क्या है, इसके जो पार्टिकल साइज होता है मैंने आपको बता दिया है, ट्रू सॉल्यूशन से तो इसका क्या रहता है, बड़ा रहता है, और सस्पेंशन से छोटा रहता है। बात करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हमारी सॉल्यूशन की आ गई, और यहाँ पे देखो स्कैटरिंग जो होती है वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जिसके कारण अगर आप इसको स्टिल छोड़ दो तो ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे अगर आप मिल्क को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो, दूध को ऐसे ही छोड़ दो आप कटोरी के अंदर या बाउल के अंदर या किसी पतीले के अंदर, ऐसे ही छोड़ दो, तो वो आपके उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता ना कि पानी अलग निकल गया और आपका क्रीम अलग निकल जाती है उसकी। उसके लिए आपका डिफरेंट प्रोसेस होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, लेकिन आपका स्टिल छोड़ने के कारण वो आपका इस तरह से सेपरेट आउट नहीं होता है। तो इसी यही आपका रीजन है कि इसको हमने क्या कहा है यहाँ पे, स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं इसमें। यहाँ तक ये आपके सस्पेंशन कोलॉइड्स समझ आ गया होगा आपको, और सॉल्यूशंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। जनरली पेपर के अंदर जो है आपका इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, या किसी दो के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और कोलॉइड्स के ऊपर तो एक क्वेश्चन जो होता है हर साल आपके पेपर के अंदर आता ही आता है, तो इसको जरूर कंप्लीट रखें आप। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। देखो आपके जो कॉलॉइड्स होते हैं वो कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला है एसोल, दूसरा है सॉलिड सोल, तीसरा है एरोसोल, चौथा है हमारा एमल्शन, पांचवा है हमारा फोम, छठा है हमारा सॉलिड फॉर्म, और सातवां है जेल। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर पूरी कंप्लीट टेबल भी दे रखी है। और सोल जो होता है हमारा, इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज जनरली हम सॉल्यूट को कहते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है, हमारा सॉलिड, और लेकिन मीडियम क्या है हमारा, लिक्विड। तो जब एक लिक्विड के अंदर सोलिड को मिलाया जाता है तो उस तरह का जो कॉलॉइड बनता है उसको हम सोल कहते हैं। और जब हम सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं। इसमें क्या है, अब सॉल्वेंट क्या है, हमारी गैस, और यहाँ पे आपका चाहे तो सॉलिड ले लो चाहे लिक्विड ले लो, दोनों केस में हमारा जो कॉलॉइड तैयार होता है उसको हम एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। इसके बाद है हमारा एक होता है लिक्विड,
और दूसरा भी हमारा क्या है, लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट भी हमारा क्या है, लिक्विड है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, इमल्शन तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, इमल्शन। इसके जो एग्जांपल्स है ये आपके बुक्स में दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे है इसीलिए। और नेक्स्ट चलते हैं हमारा फॉर्म। फॉर्म जो होता है जनरली लिक्विड के अंदर जब गैस डाली जाती है हमारी, तब हमारी फॉर्म तैयार होती है। नेक्स्ट है सॉलिड फॉर्म। तो इसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट रहता है वो सॉलिड रहता है, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो गैस हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, हमारा सॉलिड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेल की। जेल जो होता है इसके अंदर आपका सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड रहता है, और सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है, जिसके कारण जेल क्रिएट हो जाता है आप। तो यहाँ पर देखो जो जेल होता है वो सेमी सॉलिड कॉलोइड होता है आपका, जिसके अंदर आपका बहुत सारे सॉलिड जो पार्टिकल्स के जो मीट वो रहते हैं, नेटवर्क्स रहता है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें जो डिस्पर्स वो रहता है हमारा मीडियम, सॉरी डिस्पर्सन मीडियम रहता है, वो हमारा सॉल्वेंट रहता है। जो सॉरी जो सॉल्वेंट रहता है वो क्या रहता है, हमारा लिक्विड रहता है। इसके बाद है हमारा, इसके एग्जांपल हमें दे रखे हैं जेलीज और हेयर जेल। तो यहाँ पे आपको कोलॉइड्स का समझ आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये आपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में भी रीड कर रखे हैं। तो वही चीज है यहाँ पे भी हमारा, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, वो चेंजेस जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे आपका ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मतलब आपने एक कांच लिया और उसको तोड़ दिया, तो कोई भी नई चीज तो बनी ही नहीं ना वहां पे। वहां पे तो ग्लास था, वो टूटा, तो ग्लास ही तो है ना एट लास्ट। तो इसीलिए वो आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं हम केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज के अंदर आपका कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज अपने जो प्रीवियस वाले जो आपके सब्सटेंस थे उनसे डिफरेंट आ जाती है। तो इसके अंदर आपका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आपको अगर पता याद हो अगर एर्थ में, तो आयरन जो होता है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करता है, तो वो हमारा फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। और ये जो होता है हमारा फेरस ऑक्साइड, यही होता है हमारा रस्ट। क्या होता है, रस्ट। अब आपको पता है फेरस ऑक्साइड जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू आयरन एंड ऑक्सीजन। तो वहां पे हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना होता है तो तीन मेथड से निकालते हैं। पहला तो मास और मास का, एम बाय एम। दूसरा होता है मास एंड वॉल्यूम का। तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। तो देखो इसके अंदर फॉर्मूला देखो आप, इसके अंदर एम बाय एम के अंदर क्या होता है हमारा, कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। ये परसेंटेज में निकाले जाते हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद है हमारा एम बाय वी, जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट का जो होता है वो मास रहता है, और लेकिन सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम उठाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जिससे हमारा क्या निकलता है, मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकलता है। और यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसा निकलता है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया जाता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है, यहाँ से हमारा निकलता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूट कंसंट्रेशन निकल जाता है हमारा यहाँ से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ तक ये आपका जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है। और इस चैप्टर के अंदर इतना ही दे रखा है। थैंक यू आपका मेरी वीडियो वॉच करने के लिए।